नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज की इस परिचर्चा में। और आज हम फिर से बात करने जा रहे हैं अंकित शाह जी से, जो कि इस समय बड़े सख्त मूड में हैं। धड़ाधड़ भविष्यवाणियाँ किए जा रहे हैं और धड़ाधड़ भविष्यवाणियाँ जो हैं वो सही साबित होती जा रही हैं। तो साहब, ये ब्लिंकन ने क्या बोल दिया ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में? जी। तो यूनाइटेड स्टेट्स के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है ब्लिंकन, उनका स्टेटमेंट आया है, द ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर इज ओवर। यानी जो पुराना वर्ल्ड ऑर्डर जो हमने सेट किया हुआ था वो एंड होने की कगार पर है। और इन्होंने जो ये जॉन हॉपकिंस जो इवेंट था जहाँ पे ये स्पीच दी है और उन्होंने जो स्टेटमेंट्स दिए हैं, उसके काफी मतलब उसमें अगर आप देखो कि कितना उसमें कवर अप किया है उन्होंने कि लास्ट 5-10 ईयर्स में जो चेंजेस हुए हैं उसका क्या मायना है। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंटर है जिसमें उन्होंने बताया कि वॉशिंगटन मस्ट प्रिजर्व इट्स लीडरशिप फ्रॉम अ पोजिशन ऑफ स्ट्रेंथ बिकॉज ऑफ इट्स ह्यूमिलिटी। तो ह्यूमिलिटी का शब्द प्रयोग पहली बार किसी अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने दिया है। और आप समझ सकते हैं कि महाभारत में जब भीष्म पितामह जाते हैं गांधारी का हाथ मांगने, तो पूरी सेना लेके जाते हैं। तो हुँ। जो हमारे भीष्म पितामह जो है फाउंडर ऑफ दिस गन बोट डिप्लोमेसी, जिसको हम गन बोट डिप्लोमेसी बोलते हैं, कि अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जब भी जाता था कोई छोटे देश में तो ऊपर से बॉम्बर फ्लाई होते थे और तभी नेगोशिएशंस होते थे। तो वो जमाना अब अंत होने को आया। और उसी में वो बता रहे हैं कि कैसे ह्यूमिलिटी से काम लेना पड़ेगा अब। ठीक है। तो क्लियर समझ में आ रहा है, सिंबलिज्म है कि यूएस मिलिट्री का इस्तेमाल नहीं होने वाला है। इसका डायरेक्ट मीनिंग ये है। तो जैसे हमने यूक्रेन में देखा कि बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं भेजे गए, ये उसी का सिग्नल है। जैसे हमने नाइजीर में देखा कि फ्रांस ने ट्राई किया कि नेटो को कुछ चैनलाइज करके नाइजीर को अटैक किया जा सकता है क्या, तो उसमें भी अमेरिका ने रोड़ा डाल दिया। और फिर गबॉन में भी स्टार्ट हुआ। तो आपने देखा कि यूएस मिलिट्री कहीं पे भी नहीं दिखाई दी। कब से? जब से अफगानिस्तान से विड्रॉल हुआ है। तो अफगानिस्तान में जैसे काबुल को रेड कारपेट वेलकम मिला है, वहीं से ये पूरी रिवर्सल की स्क्रिप्ट, जहां पे हम देख रहे हैं कि नो रोल एट ऑल। फिर दूसरा स्टेटमेंट उनका आया, decades of relative geopolitical stability has given way to intensifying competition with authoritarian powers। मतलब इतने सालों से हमने बनाए रखी थी वर्ल्ड की स्टेबिलिटी, अब जो है अथॉरिटेरियन पावर्स जो हैं वो अपने मन मर्जी के हिसाब से वर्ल्ड को सेट कर रहे हैं। तो उनका सिग्नल डायरेक्टली शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन की ओर और सऊदी अरेबिया में एमबीएस की ओर। तो ये उनका स्टेटमेंट है कि अभी तक हमने स्टेबिलिटी वर्ल्ड की मेंटेन कर रखी थी, जो अब खत्म होने को आ रही है। तीसरा स्टेटमेंट है, रशिया एंड चाइना हैव फ्रेम्ड द एग्जिस्टिंग ऑर्डर एज अ वेस्टर्न इम्पोजिशन। बहुत बहुत क्यूरेटेड स्पीच है ये संजय जी। मतलब एक एक वर्ड सिलेक्ट करके बोला गया है। रशिया एंड चाइना हैव फ्रेम्ड, फ्रेम्ड मतलब कि पूरे वर्ल्ड के दिमाग में बिठा दिया है कि करंट वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो एक वेस्टर्न इम्पोजिशन है। तो रशिया और चाइना ने ये फ्रेम कर दिया है, ये आरोप लगा दिया है और सबने मान ली है ये बात कि करंट वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो वेस्ट का इम्पोजिशन है। ठीक। और चौथा स्टेटमेंट उनका आता है, वी नो वी विल हैव टू अर्न द ट्रस्ट ऑफ नंबर ऑफ कंट्रीज एंड सिटीजन्स फॉर whom द ओल्ड ऑर्डर, वो अपने आप को बता रहे हैं ओल्ड ऑर्डर। ठीक है। फॉर whom द ओल्ड ऑर्डर फेल टू डिलीवर ऑन मेनी ऑफ इट्स प्रोमिसेस। मतलब अब हमें सारे एलाइज के साथ मिलके जो जो देशों के साथ हमने अभी तक इनजस्टिस की या डिलीवर हम नहीं कर पाए, उनको एक एक का ट्रस्ट वापस हासिल करना पड़ेगा, उनको मनाना पड़ेगा। तो ये बात हो रही है ग्लोबल साउथ की। ठीक।
तो जैसे आप जानते हैं कि हम बताते हैं कि यूनाइटेड नेशन ये सिक्योरिटी तो बड़ा स्टेट्समैन लाइक स्टेटमेंट लग रहा है। तो इसमें सिंसियरिटी कितनी है और इसमें जो है वो डिप्लोमेसी है, बदमाशी डिप्लोमैट कितनी है। है, ये कैसे तय होगा? डिप्लोमैट है तो डिप्लोमेसी है। ये वर्ड्स, ये मतलब पूरा सोच समझ के इस्तेमाल किए हुए वर्ड्स है। लेकिन सबसे चौंकने वाली बात है कि वो अपने आप को ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर बता रहे हैं। तो देर इज एन एडमिशन ऑन हिज पार्ट कि नाउ वी आर पार्ट ऑफ द ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर। तो अब इसमें से कितना वो ग्लोबल साउथ को जस्टिफाई कर पाते हैं कि कैसे जस्टिस दिलाएंगे वर्ल्ड बैंक को, आईएमएफ और यूएन को रिफॉर्म करके, ये उनके ऊपर है। क्योंकि संजय जी, हम जो डी डॉलराइजेशन के पैरेलल में डीकोलोनाइजेशन की बात कर रहे हैं, हम सिर्फ हमारे नेशंस के डीकोलोनाइजेशन की बात नहीं कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं ये सारी बॉडीज को भी डीकोलोनाइज करो, वर्ल्ड बैंक को भी डीकोलोनाइज करो, आईएमएफ को भी डीकोलोनाइज करो और यूएन को भी करो, राइट। तो ये उसी का रिफ्लेक्शन है इस स्पीच में। तो एक तरह से आगाह कर रहे हैं वो अपने एलाइज को भी कि आने वाला वक्त जो है वो थोड़ा मुश्किल होने वाला है। और जो मतलब अगर आप इकोनॉमिक सेंस से अगर कुछ आप डेटा जानेंगे संजय जी, जो वेस्टर्न कंट्रीज में अभी जो स्थिति है, जिस प्रकार के इन्फ्लेशन और हाई इंटरेस्ट रेट रिजिम की, मेरा असेसमेंट है कि ये अक्टूबर से दिसंबर, ये आखिरी क्वार्टर है किसी भी प्रकार का सेविंग्स का एक्स्ट्रा कैश जो लोअर स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी के हाथ में है। मतलब ये क्वार्टर जाने के बाद बिल्कुल भी सेविंग्स हाथ में नहीं होगी। आप समझ सकते हैं कि इन्फ्लेशन जो होता है वो बहुत रिलेटिव होता है। अ, किसी के घर में बजट जो है फूड का, फूड और प्राइमरी जो डेली यूजेज की रिक्वायरमेंट होती है, किसी फैमिली के लिए वो बजट 20% हो सकता है। किसी फैमिली, अगर कोई फैमिली रिच है तो उसके लिए वो फूड का कॉस्ट 1% हो सकता है उसके बजट का। तो जो वेस्ट की जो बॉटम ऑफ द पोल सेक्शन है सोसाइटी की, उनकी सेविंग्स का अब ये आखिरी क्वार्टर है जो वो इस्तेमाल कर सकते हैं, अक्टूबर से दिसंबर। उसके बाद अगर कुछ हल नहीं निकलता है तो बहुत ज्यादा केओस होने वाला है। क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि कैसे शॉप लिफ्टिंग के केसेस तो आपने पढ़े ही हैं, किस प्रकार का शॉप लिफ्टिंग हो रहा है। और विंटर में आप जानते हैं अगर ग्रेन डील रशिया वाली नहीं फाइनलाइज हुई, वो सप्लाईज नहीं स्टार्ट हुई, तो फिर बहुत बड़ा क्राइसिस आ सकता है। और आपने देखा, हमने हमारे तो वैसे ही वीट, राइस और अब शुगर बैन की बात चल रही है। तो आई डोंट नो कि ये कैसे, बिकॉज फूड सप्लाईज और जो प्राइमरी नीड्स होती है, इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट दिस एंटायर विंटर, जो भी विंटर आ रहा है। तो पैसे डिस्ट्रीब्यूट करना तो सॉल्यूशन नहीं है ना। पैसे छाप के अगर आपने दे दिए तो उससे गुड्स तो नहीं आ जाएंगे ना। फूड तो उतना ही रहेगा जितना है, राइट। तो दैट इज नॉट अ सॉल्यूशन। तो दैट इज वेयर इट इज हेडिंग टू। और चाइना का जो हम इस तरह अभी जो देख रहे हैं चाइना का हाल, आपने देखा कि G20 में शी जिनपिंग नहीं आए हैं। और जो ये मैंने प्रेडिक्शन भी डाला था कि 3 में से एक भी लीडर्स नहीं जाएंगे यूनाइटेड नेशंस का जो जनरल असेंबली का इवेंट है सितंबर का, वो तो हम डाउनग्रेड करने ही वाले थे। क्योंकि आपने देखा है कि रिफॉर्म्स अभी भी बिगिन नहीं हुआ है सीरियसली, रिफॉर्म्स के ऊपर टॉक, तो वो तो डाउनग्रेड होना ही था। तो ना प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं, ना व्लादिमीर पुतिन जाएंगे, ना शी जिनपिंग जाएंगे। अब चाइना की जो इंटरनल पोजीशनिंग हम जो देख रहे हैं अभी, आप जानते हैं कि कुछ ही टाइम पहले निक्की एशिया ने जो फेक आर्टिकल चलाया था कि शी जिनपिंग वाज रेप्रिमांडेड बाय द एल्डर्स, तो सेम ऑथर कुछ ही वीक पहले लिखता है कि बीडाई है समिट में किसी भी एल्डर्स को नहीं बुलाया। फिर लिखता है कि एल्डर ने रिप्रीमांड किया है शी जिनपिंग को। तो पूरा एक फेक न्यूज का नरेटिव चला, जो हमारे पोर्टल्स ने भी हर जगह चिपका दिया कि शी जिनपिंग को रिप्रीमांड किया है और इंटरनल प्रॉब्लम है। और फिर जो मैंने तभी डाल दिया था मेरे हैंडल पे कि ये फेक न्यूज है। क्योंकि मुझे मेरा जो रीडिंग है, जब से सेकेंड टर्म मिला है शी जिनपिंग को, तब से बीडाई है समिट जो है
जिसका प्राइमरी यूज ये था कि एल्डर्स बताते थे कि अगर कोई आपसे कुछ फॉल्ट हो रहा है गवर्नेंस में, तो आपको बताते थे, डायरेक्शन देते थे, एडवाइस देते थे। तो एक कलेक्टिव लीडरशिप का वो फॉर्मूला था। लेकिन जब से शी जिनपिंग ने सेकेंड टर्म संभाला है चाइना के अंदर, तब से बीडाई समिट का जो है उल्टा यूज होना शुरू हो गया। मतलब वहां से वो सिलेक्ट करता है कि मुझे किसको पर्ज करना है, किसके ऊपर एक्शन लेनी है। ठीक, उल्टा यूज हो रहा है। तो आपने देखा कि जैसे ही वो समिट कंप्लीट हुई, चाइना का डिफेंस मिनिस्टर गायब है। ठीक है, तो पर्ज होना शुरू हो गया उसके बाद, तुरंत ही समिट के बाद। पहले वाली समिट के बाद भी जो जैक मा था, फाउंडर, वो अली बाबा वाला, उस पर एक्शन हुई थी। तो हर बार बीडाई समिट के बाद पता चलता है कि एक्शन होती है, पर्ज होती है। और जैसे आपने देखा कि यहाँ पे G20 में जो चाइनीज रिप्रेजेंटेटिव आए थे, एक एपिसोड तो आपने जाना ही होगा कि जो उन्होंने बदमाशी की, उनके लगेज में कुछ था और वो टसल चलता रहा कि क्या सीक्रेट इक्विपमेंट है, पता नहीं क्या। और फिर भारत ने डिसीजन लिया कि ये सारा लगेज जो है आपकी एम्बेसी में जाके रखो। सो समथिंग लाइक दैट। तो वो जो रिप्रेजेंटेटिव जो आए थे चाइनीज, ये वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं है जो अब यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में जाने वाले हैं। मतलब वापस वहां भी चेंज है। तो वांग ही जो फॉरेन मिनिस्टर है उसको नहीं भेजा, उसकी जगह जो प्रीमियर को भेजा था, अब वो प्रीमियर भी फिक्स नहीं है, किसी और को अब भेज रहे यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में रिप्रेजेंट करने को। जब बल्कि रशिया और भारत का तो अंडरस्टूड है कि जयशंकर जी जाने वाले हैं और लेवरव जाने वाले हैं रिप्रेजेंट करने। तो काफी इंटरनल पर्ज शुरू हो गया है विद इन चाइना। और एक तरह से देयर इज नो मोर सीसीपी, एज आई से, दिस इज नाउ अ शी जिनपिंग पार्टी। सो कंप्लीट कंट्रोल, दैट इज व्हाट इट इज। और कोई भी पाया जाएगा तो देयर विल बी पर्च एज लॉन्ग एज दिस इज कंसर्न। अब जो कुछ मेरे प्रेडिक्शंस जो सब सच हुए हैं, वो दर्शक थोड़े जान लें। तो सबसे पहला जो है जीडीपी का, जो मैं बताता था कि इट इज अ रॉन्ग कैलकुलेशन। तो फॉर्मूला भी रॉन्ग है और इंडिकेटर के हिसाब से भी रॉन्ग है। तो प्राइम मिनिस्टर का ऑफिशियल स्टेटमेंट G20 की स्पीच में आया कि सिंपली हैविंग अ जीडीपी अप्रोच इज आउटडेटेड। ठीक है, तो एक ह्यूमन सेंट्रिक विजन के बारे में उन्होंने बात की और स्पेसिफिक उसको कंक्लूड किया किस चीज से, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पे बात होनी चाहिए। क्योंकि आप जानते हैं कि अगर मशीन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मैन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के साथ कॉम्पीट करेगा, तो बहुत सारे प्राइमरी लेवल जो बेसिक जॉब्स हैं, जिसका आप स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3 डिफाइन कर सकते हो, जो मशीन लर्न कर सकता है, वो सारे जॉब्स चले जाएंगे। तो उतना पूरा मासेस का बर्डन स्टेट पे आएगा सोशलिस्ट बेनिफिट के लिए। ठीक, तो प्राइम मिनिस्टर ने ये बहुत ही सही मुद्दा उठाया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एथिकल फ्रेमवर्क में बांधना पड़ेगा कहीं ना कहीं। तो G20 के एक आउटकम में से ये जो आया है। उसके अलावा जो है अदानी पोर्ट्स का तो आप जानते हैं, जो मैंने जयपुर डायलॉग्स में बताया था एफपीओ अटैक के दिन, जब हमारा डिस्कशन हुआ था कि दिस विल क्रॉस 1100 बिफोर द इलेक्शन। तो सबके डबल तो हो ही गए हैं अभी तक। तो 450 से 850 डबल नहीं हुआ है मेरा। आपका नहीं हुआ, आपने टाइम पे नहीं लिया। जिस दिन मैंने टॉक दिया था उस परचेज पे, उस टाइम पे इट वाज अराउंड मैंने तो 450 समथिंग। 565 पे लिया था। आपने 565 पे लेट लिया है। ठीक है, बट इट विल बी क्रॉसिंग, आई मीन बाय द इलेक्शन टाइम 1100 हो ही जाएगा, बिकॉज वेरी प्रॉमिसिंग इन टर्म्स ऑफ द ऑपरेशन साइज एंड ऑल। ठीक है। ये ऑपरेशन की दूसरा, बात आप कर रहे हैं, तो ये जो कॉरिडोर बना है इंडिया मिडिल ईस्ट और यूरोप वाला, इसका जो मैप जो निकाला गया है वो कश्मीर पूरा दिखा रहा है, और वही मैप सारे लोग चला रहे हैं। यूएई जी वाले भी चला रहे हैं, सऊदी वाले भी चला रहे हैं, जॉर्डन वाले भी चला रहे हैं। ये तीनों ओआईसी के मेंबर हैं, और यूरोप वाले और यूएस वाले भी चला रहे हैं। जी तो फिर पाकिस्तान का जो आधा नक्शा चलाया जाता था या फिर उसमें डॉट डॉट करके बनाया जाता था, वो तो गायब ही हो गया।
जी संजय जी, ये तो बहुत क्लियर है। मैंने अभी एक ट्वीट भी डाला है कि चारों लाइफलाइन अब समाप्त हो चुकी है। तो फोन अ फ्रेंड करना जो था वो शी जिनपिंग वाला, वो खत्म है। फिर 50-50 करना था, वो भी खत्म है कि कुछ नेगोशिएट हो जाता। ठीक है, ऑडियंस पोल भी खत्म है G20 के बाद। जो आप बता रहे हैं कि अब तो मैप क्लियरली पुट आउट किया गया है। ठीक है, और जो फ्लिप द क्वेश्चन था, चौथी लाइफलाइन के पीओके को साइड पे रख के दूसरी हर जगह कोऑपरेशन करते हैं, वो भी खत्म है। तो चारों लाइफलाइन अब खत्म है। अब जो है कमर चीमा जी हमें बताएं कि क्विट करना चाहेंगे या नहीं चाहेंगे। अगर नहीं चाहेंगे तो फिर कमर तोड़ पड़ेगी उनको बराबर की इस बार। और मुझे लगता है कि कंसेंसस हो चुका है। बस अब कभी भी आ सकता है एक्शन, बिकॉज इस पर बहुत क्लियर है। क्योंकि आप जानते हैं कि ये तो प्रेडिक्शन मैंने आई थिंक 7 मंथ्स पहले दिया था कि सऊदी अरेबिया और यूएई जो है वो लीड करेंगे ये प्रोसेस में, जिसमें पीओके को डिक्लेयर किया जाना चाहिए एज अ भारतीय टेरिटरी। और ये वाला जो प्रोजेक्ट है, जो आपने बात की मिडिल इंडिया को कनेक्ट करते हुए मिडिल ईस्ट, और इस पर कुछ मैं आर्टिकल्स देख रहा था जहां पे लोग क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं कि अगर सुएज कैनाल वाला डायरेक्ट है तो फिर सऊदी अरेबिया के थ्रू होते हुए क्यों जा रहे हैं, मतलब लैंड रूट क्यों पकड़ा है। तो हमें यहाँ पे 2-3 चीजें समझनी है। एक जो मैंने प्रेडिक्शन डाल भी दिया है कि इसमें गुजरात के पोर्ट्स ऐड किए जाएंगे जल्द इसी रूट में। तो जो मुझे समझ में आ रही है, क्योंकि मल्टी फेसेटेड कोऑपरेशन है। एक तो फूड सप्लाई की बात है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की बात है, वाटर सप्लाई की बात है, ऑयल सप्लाई की बात है, और टूरिस्ट की बात है। तो हम जो बताते हैं कि गुजरात का सोमनाथ और काबा जो एक ही पैरेलल टेंजेंट में आता है, बिल्कुल वैसे केदारनाथ और इजराइल का टेम्पल माउंट आता है। तो जो वो मैंने प्रेडिक्शन जो डाला है कि यूएई विल बी इवेंचुअली द फर्स्ट हिंदू कंट्री, सऊदी अरेबिया विल बी अ जूइश मेजोरिटी, और ईरान विल बी अ क्रिश्चियन मेजोरिटी। तो मुझे लगता है, और आपने देखा भी है कि G20 में जब क्राउन प्रिंस MBS जब आए तो उनको रिसीव करने के लिए रेलवे मिनिस्टर गए हमारे अश्विनी वैष्णव जी। तो मुझे बिल्कुल सरप्राइज नहीं होगा कि सऊदी अरेबिया की पूरी लेंथ एंड ब्रेथ जो है उसमें रेलवेज की कनेक्टिविटी का प्रोजेक्ट हमें मिलना चाहिए, और वो बनता भी है। अगर तो भारतीय प्राइम मिनिस्टर ने वहां जाके प्राण प्रतिष्ठा करनी है कुछ मंदिरों की, जो हमारे आदिकाल के जो कनेक्ट्स है भारतीय रूट्स सऊदी अरेबिया के साथ, जो हम बताते हैं कि चंद्रवंशी ओरिजिन। ठीक, तो मुझे लगता है कि वो रेलवे कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है उस कल्चरल एंगल से भी, क्योंकि उनको भी अपनी इकोनॉमी डाइवर्सिफाई करनी है और डी रेडिकलाइजेशन करना है, जो हम जानते हैं कि योग, आयुर्वेद और मंदिर से ही होना है। क्योंकि पूरे वर्ल्ड ने देख लिया है संजय जी कि अमेरिका कैसे डी रेडिकलाइज करता है, ऊपर से बॉम्बर चलते हैं। रशिया कैसे डी रेडिकलाइज करता है आपने देखा। ठीक, बिल्कुल वैसे आपने चाइना का भी देखा कि उइगर मुस्लिम्स जो हैं उनकी बॉडीज में से ऑर्गन्स चुराए जाते हैं। तो मुझे लगता है कि सऊदी अरेबिया और यूएई का डिसीजन बिल्कुल सही है कि भारतीय योग, मंदिर और आयुर्वेद, इसी से डी रेडिकलाइज करना बेटर रहेगा। तो मुझे लगता है कि यहाँ से शिप्स जाएंगी यूएई के पोर्ट्स पे। यूएई के पोर्ट से जो पूरा काफिला उतरेगा, फिर वहां से जो हमारे हिंदू साइट्स जितनी भी है जो रिसरेक्ट होती है वहां पे, सऊदी अरेबिया, यूएई हो या इजराइल हो, तो वहां पे जो मंदिर वापस रिवाइव किए जाएंगे, तो वो सारे टूरिस्ट फिर दे कैन अटेंड दोज थिंग्स। क्योंकि उनको भी अपनी, जैसे मैंने बताया कि उनका पूरा इकोनॉमिक सर्वाइवल और रिवाइवल मिडिल ईस्ट का अब उस बात पे डिपेंड करता है कि कितना उनका रूट्स भारतीय उपमहाद्वीप से मिलता है। तो आपने देखा गांधी समाधि में जो इवेंट था G20 का, उसमें 2 ही जन एब्सेंट थे, सऊदी अरेबिया के MBS और यूएई के MBZ। आप जानते हैं वो दोनों एब्सेंट थे। तो बहुत या क्लियर है
बहुत क्लियर बात है। और सऊदी अरेबिया के जो एमबीएस है, वो मानते हैं गांधी जी को मिनिमलिज्म के तौर पे, कि मिनिमलिस्ट अप्रोच, कि जितना कम नेचुरल रिसोर्सेज या इस्तेमाल किया जाए डेली लाइफ में। लेकिन उनका एक तरह से अंडरस्टैंडिंग ये है कि जब तक कंट्री उतनी रिच और पावरफुल नहीं हो जाती, तब तक हमें ये मिनिमलिज्म वाली थॉट प्रोसेस से बचना चाहिए। ये सऊदी अरेबिया के एमबीएस का थॉट प्रोसेस है कि पहले मैं पैसे वाला हो जाऊं, फिर मैं धर्म धर्म की और ये सब बातें करूं, समथिंग लाइक दैट। ठीक। तो वो बचते हैं ये गांधीयन थियोरी जो मिनिमलिज्म वाली है उससे। ये उनका थॉट प्रोसेस मुझे जो समझ आई। तो दोनों के दोनों एब्सेंट थे वहां पे, जबकि वो कार्यक्रम G20 समिट के साथ था। तो मुझे लगता है कि ये जो पूरा कॉरिडोर है, वो उस पर सारे यूरोप ने अग्री किया है, क्योंकि वो हाइफा से ग्रीस के पोर्ट्स और ग्रीस से फिर यूरोप, और दूसरा जो उसमें अमेरिकन फंडिंग भी रेडी है फंडिंग के लिए, जबकि उनका कोई रूट के अंदर कुछ कनेक्शन नहीं है। तो मुझे लगता है कि सब कोई, और ये रूट अगर सक्सेसफुल होना है तो वो पीओके के बगैर तो होना नहीं है, बिकॉज पाकिस्तान का जो एक रेडिकलाइजेशन का सॉल्यूशन है, उसके बिना तो ये रूट विल नॉट बी सिक्योर्ड इनफ। ठीक। तो मुझे लगता है कि इस पर सब सब कोई इनडायरेक्टली अलाइन हो चुके हैं, और जो भी करना है अब एक्शन की जब भी बात होगी तब एक्शन होगी, और फिर ये सारी कंट्रीज जो है वो डिप्लोमेटिक सपोर्ट के लिए खड़ी हो जाएगी। ठीक। उसके अलावा जो प्रेडिक्शन दूसरा जो था कि आईफोन वाला, जो ये भी जयपुर डायलॉग्स पे दिया था कि लेटेस्ट मॉडल ना सिर्फ भारत में लॉन्च होगा, उसमें नाविक सिस्टम भी अब प्रो वाले मॉडल में इस्तेमाल हुई है जीपीएस को हटाते हुए। तो एक पूरा रिवर्सल आप देख सकते हो। एक वो टाइम था जब हमें जीपीएस के कोऑर्डिनेट्स दे नहीं रहे थे अमेरिका, जब हमें कारगिल वॉर के लिए जरूरत थी, और अब एक ये दौर आया है कि उनके आईफोन में नाविक वाला सिस्टम लग रहा है। तो मेक इन भारत, एक और प्रेडिक्शन मैं दे देता हूँ। मेक इन भारत, मेक इन भारत जो ब्रांड होगी, वो नेक्स्ट डिकेड में सबसे प्रीमियम और सबसे कॉस्टलीएस्ट ब्रांड होगी वर्ल्ड की। ठीक। तो 400 साल पहले जो हमें ढूंढते हुए आए थे स्पाइसेस और सिल्क रूट, जिसे हम बताते हैं, हमारा एक्सपेंसिव टेक्सटाइल और स्पाइसेस वो परचेज करते थे, बिल्कुल वैसे नेक्स्ट डिकेड में मेड इन भारत जो वेस्ट का जो रिच वर्ग होगा, खाली वो ही अफोर्ड कर पाएगा, समथिंग लाइक दैट। तो यू शुड बी सरप्राइज्ड बाय दैट। ठीक है। तो दिस इज इट। और उसके अलावा दूसरा जो प्रेडिक्शन था, जो हमारे ऑपोजिशन पार्टीज जो पूरे के पूरे गायब हो पूरे हमारे सीन से ऑपोजिशन पार्टी सनातन धर्म के विरोध में क्यों खड़े हो गए? डर लग रहा है उनको अब कि ये तो मिडिल ईस्ट भी संघी हो गया। मिडिल ईस्ट भी संगीत इजराइल से लेके सबको ही संघी हो गए, पुतिन भी संघी हो गया। तो इनके इनके सब परखच्चे उड़ गए हैं पूरे। और 18 तारीख के बाद जो नई गुगलीज डालेंगे प्राइम मिनिस्टर एक और स्पेशल बड़ा सेशन में। महत्वपूर्ण कार्य हुआ है। कल हमने पहली बार देखा भारत के इतिहास में कि कश्मीर में आतंकवादियों से लड़ने के लिए आर्म्ड ड्रोन का प्रयोग किया गया। ये जी पहली बार हुआ है। जी जी। सो नासिफ, ये उन्होंने जो प्रॉपर्टीज भी कॉन्फिस्केट करना शुरू कर दिया है, जो टेररिस्ट प्रॉपर्टीज का इनडायरेक्ट इस्तेमाल कर रहे थे पीओके में बैठे बैठे। तो आई थिंक वो एक्शन भी लिया गया है। तो मुझे लग रहा है कि ये जो भी एक एक बूंद का कतरा जो खून का बहा है, इसका बराबर से हिसाब किया जाएगा वक्त आते। और दे विल हैव टू गिव इन जो भी है। तो हमारे ऑपोजिशन के जो पार्टी वाले जो है, जो जिन्होंने बॉयकॉट करके लिस्ट निकाला है, तो ये एंकर्स का एंकर्स को बॉयकॉट करेंगे ये लोग,
तो ये प्रेडिक्शन मैंने 1 सितंबर को डाला था, लिखा था मैंने ट्विटर पे, बेस्ट इलेक्शन स्ट्रेटेजी फॉर अपोजिशन, डोंट शो फेस टू एनी वोटर्स एंड डोंट स्पीक एट ऑल। तो लगता है कि उन्होंने तुरंत इम्प्लीमेंट कर दिया उसको, 2 वीक के अंदर इम्प्लीमेंट कर दिया कि हम नहीं देंगे इंटरव्यू। मतलब बहुत ही बेवकूफी की बात है, और मुझे लगता है कि इसमें से आधे तो ऐसे ही बिखर जाएंगे बीच में ही, अलायंस में से, ये लग रहा है मुझे। और जिस प्रकार की कॉमेडी चल रही है, डीएमके जिस प्रकार से एंटी हिंदू पूरी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी वाले स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, बोल रहे हैं हम अलायंस ही बनाए हैं हिंदुओं के विरुद्ध, तो मुझे लगता है कि बहुत ही बड़ा जोकर जैसा अलायंस बन चुका है। आपने देखा ममता बनर्जी कैसे जॉगिंग कर रहे थे वहां पे स्पेन में, तो ये हर जगह से कैश कलेक्ट करने निकले होंगे क्योंकि अलायंस में कंट्रीब्यूट करने को। अ, ये एक तो अंदर ये, की बात आप बता सकते हैं कि हाँ क्या जी, इस समय इनके पास पैसे की प्रॉब्लम है क्या इस इंडी अलायंस के पास? बिल्कुल होगी और होनी भी चाहिए। उसका उसका रीजन ये है संजय जी कि इनके ऊपर इनकी जो, एक तो उनका कोई पॉलिसी नहीं है। अगर कोई आपको पूछे कि इनका क्या कॉमन पॉलिसी है, किसी भी चीज पे क्या स्टैंड है, तो ये लोग सब भाग जाएंगे, कोई आंसर नहीं देगा। और इनका यही हो, जब जब आपके पास कुछ पॉलिसी नहीं है, आपके पास कोई स्टैंड नहीं है, कोई विजन नहीं है, तो आप क्या, किस हिसाब से आप इलेक्शन लड़ोगे? और इनके पास कैंडिडेट है, ये एक चीज पक्का है कि कैंडिडेट भरपूर है इनके पास, सबको प्राइम मिनिस्टर बनना है, किसी को भी पूछ लो सबको बनना है, ये एक चीज अच्छा। कंक्लूडेड है, पॉलिसी हो या ना हो। तो जब 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 जो भी संजय जी जो भी फंडिंग करते हैं इलेक्शन के लिए, जो भी एलिमेंट्स, वो कुछ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहते हैं रिटर्न में, ठीक? तो कोई पैसे भी लगाएगा ना इनके ऊपर, कौन पैसे, इनको कौन फंड करेगा, राइट? तो मुझे लगता है कि ये सारी चैनल्स इस्तेमाल करेंगे गोलमाल करने की, और मुझे लगता है यही कोशिश में बाहर से जहां भी पार्क किए होंगे फंड्स वहां घूम रहे हैं ये लोग। आप जानते हैं राहुल गांधी भी जाके आए हैं, तो आप जानते हैं स्टेट के इलेक्शन सर पे हैं, और उसके बाद 2024 तो कैश कलेक्शन के लिए निकले होंगे, और कुछ हो नहीं पाना इनसे, इनसे कुछ डिलीवर नहीं होना है, ये तय बात है। दूसरा एक प्रेडिक्शन जो मैंने दिया था दिल्ली डिक्लेरेशन पे, G20 पे, तो मुझे किसी ने पूछा था ये होगा या नहीं होगा कॉन्सेंसस, जिस पर मैंने बताया था कि जयशंकर के लिए बहुत डिफिकल्ट है। तो हाँ, जयशंकर जी ने हाँ, बता दिया है, ये 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 आपने लिखा उन्होंने था, यस। एडमिट किया कि मोदी जी से उन्होंने 3 लीडर्स को कम्युनिकेशन करवा के ये कंसेंसस कंप्लीट किया। तो ये कौन थे दैट 3? वाज, ये लीडर्स, ये किसी का भी गैस है, आप समझ सकते हैं संजय जी। एक तो हमारे टर्की वाले अर्तुगरुल चाचा जो हैं, हुँ, सस्ते गाजी जो हैं हमारे, एक वो हाँ, होंगे जी, और दूसरा शी जिनपिंग होगा, राइट? और तीसरा पुतिन हो सकते हैं, क्योंकि बेसिकली 4 बार यूक्रेन का जिक्र था। तो यही 3 हो सकते हैं, क्योंकि इसमें से और कोई भी कंट्री ऐसी नहीं है जो इस बात पे अग्री नहीं करेगी कि यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट जो है वो यूएन का विषय है, वो G20 का विषय नहीं है। या तो आप एडमिट करो कि यूनाइटेड नेशंस जो है उसका कोई इफेक्टिवनेस बचा नहीं है, दो में से एक, राइट? अगर G20 का विषय है तो फिर यूनाइटेड नेशंस में फिर आप उसको भूल जाओ, फिर दो में से एक। तो आई थिंक बाकी की सारी कंट्रीज तो अलाइंड होगी, बट टर्की, रशिया और चाइना यही होंगे जिनसे बात हुई होगी। क्योंकि अल्टीमेटली, और फिर चाइना भी तो समझता है संजय जी के कल को इंटरनेशनल समिट जब वहां भी होगी तो भारत के कंसेंसस की उनको भी जरूरत पड़ेगी। तो ऐसी बात नहीं है कि दे हैव ऑल द टूल्स टू मैनिपुलेट थिंग्स। तो और फिर अब तो हम ब्रिक्स में भी है और एससीओ में भी है, तो अब तो हमसे बच अब तो हमसे बच के ही उनको रहना है। और अभी जो निर्मला सीतारमन जी का शायद स्टेटमेंट आया है, 22 कंट्रीज में अब रूपी ट्रेड की बात हो रही है।
और संजीव सान्याल का अभी जो लेटेस्ट टॉक था उसमें भी उन्होंने बताया कि 10 साल में इसको हम हार्ड करेंसी बनाने की ओर, यही हमारा प्राइमरी एम है कि इसको हार्ड करेंसी फुल्ली कन्वर्टेबल बनाना है विद इन दिस डिकेड। ठीक, तो हमारा डी डॉलराइजेशन तो पूर्ण जोर में है, बाकी कंट्रीज का हो ना हो हमारा तो है। और युआन के जो हाल है, जिसको मैंने प्रेडिक्ट भी किया था इसको कि युआन तो उसको तो भूल ही जाओ। उसका रीजन ये है संजय जी कि क्योंकि इनको जो है वेस्ट को एक्सपोर्ट नहीं करना है, तो इनका तय है कि पूरा जितना भी पेंडिंग स्टॉक है अगर वो कंज्यूम होना है तो सिटीजन्स को स्टिम्युलस देना पड़ेगा। ये उसी स्टिम्युलस के चलते पूरा युआन गिर चुका है, 16 ईयर लोस पे है अभी युआन। तो इसको तो भूल ही जाओ एज अ करेंसी, मतलब अगर कोई सोच भी रहा था इसके बारे में। तो ब्रिक्स में जो भी मल्टी मल्टी बास्केट करेंसी का जो भी बनता है, अच्छा ये वाला भी प्रेडिक्शन था कि गोल्ड प्राइस का जो रीसेटिंग है वहीं से डाइवर्जन शुरू होगा। तो शुरू हो चुका है। चाइना में जो गोल्ड का स्पॉट प्राइस ऑफर कर रहे हैं उसमें, और वेस्ट के अंदर गोल्ड का जो स्पॉट प्राइस है उसमें अब बहुत बड़ा डेविएशन आना शुरू हो गया है। मतलब शंघाई एक्सचेंज में अब अट्रैक्ट होंगे सारे जितने भी कमोडिटी के प्लेयर्स हैं वेस्ट वाले, वो खुद सामने से आएंगे बोलेंगे हमको यहीं पे करना है, राइट, समथिंग लाइक दिस। और एलबीएमए के वॉल्ट्स खाली होते जा रहे हैं फिजिकल गोल्ड और सिल्वर के, लंदन बुलियन के। तो पूरा डायरेक्शन शुरू हो चुका है रीसेट की ओर। ठीक है, एक आपने और भी कहा था वो सुप्रीम कोर्ट के बारे में। जी। तो यही है कि सुप्रीम कोर्ट का हमारे जो सीजेआई है, क्योंकि समझ में ये आता है कि जितने भी उनके स्टेटमेंट्स है बहुत ही किसी को भी लगेगा कि लेफ्टिस्ट है। उनकी जो कमेंट्रीज आती है इवन इन द जजमेंट जो कुछ वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं। बट मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन ये था, क्योंकि मैंने ये आई थिंक अप्रैल के अंदर मैंने ये प्रेडिक्ट किया था कि जितने भी जुडिशियल रिफॉर्म्स आने हैं वो सीजीआई खुद स्टार्ट करेंगे। ये मैंने 18 और 19 अप्रैल को प्रेडिक्ट किया था। और अभी अभी जो न्यूज आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के ये जो कौन सा इवेंट था उनका, चंद्रचूड़ जी जो एक एड्रेस कर रहे थे एक जगह पे, राम जेठमलानी मेमोरियल लेक्चर, उसमें एड्रेस कर रहे थे और उन्होंने बताया कि एक टीम बनाई गई है जिसमें टॉप 50 जजेस के लिए असेसमेंट होगा, डेफिनेटिव क्राइटेरिया सेट किया जाएगा उनकी परफॉर्मेंस का, और उसके बेस पे सिलेक्शन का प्रोसीजर जस्टिफाई होगा। तो ये पुराना जो कॉलेजियम सिस्टम था जिसमें हम सब जानते हैं कि इंटरनली ही अपॉइंटमेंट हो जाती थी, फैमिली फ्रेंड्स, आप जानते ही हैं क्या उसका हिस्ट्री है। तो इसी पे मैंने बताया था कि थोड़ा पेशेंस रखो, सीजीआई खुद स्टार्ट करेंगे रिफॉर्म्स। तो मुझे लगता है कि ये बिगिनिंग है और अभी यहाँ से कहीं आगे जाना है, लेकिन स्टार्टिंग हो चुकी है। और 2 दिन पहले उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि सुप्रीम कोर्ट जो कोर्ट सिस्टम है उसका पूरा डेटा जो है पूरा वो ऑनलाइन नेशनल ग्रिड में ट्रांसफर करवा रहे हैं। तो किसी को भी रियल टाइम इंफॉर्मेशन पेंडिंग केसेस से लेके सब कुछ वहीं पे मिल जाएगा। तो आई थिंक उन्होंने रिफॉर्म्स की एक अच्छी शुरुआत कर दी है। और मुझे लगता है क्योंकि मैं बहुत बॉडी लैंग्वेज का रीडिंग करता हूँ, तो उसी पेज पे मैंने बताया था कि कोई भी जो लेफ्टिस्ट होता है वो कभी भी मतलब वो बड़े बड़े शो ऑफ तो करेगा लेकिन कभी भी अपनी पर्सनल लाइफ में स्पेशली एबल्ड चाइल्ड को अडॉप्ट करने जैसी एक्शन कभी नहीं लेगा। तो हमारे जो सीजेआई है उनके 2 सन्स है, उसके बावजूद उन्होंने 2 डॉटर्स को अडॉप्ट किया है जो स्पेशली एबल्ड है। इसके लिए ये कोई लेफ्टिस्ट ये कर ही नहीं सकता, पूरे प्लेनेट पे कहीं नहीं मिलेगा आपको ऐसा लेफ्टिस्ट। ठीक है, तो वो लेफ्टिस्ट नहीं है, मैं बता रहा हूँ। आई एम वेरी होपफुल ऑन दिस पर्सन। अयोध्या का वर्डिक्ट भी ड्राफ्टिंग में आप जानते थे, वन इन द बेंच चंद्रचूड़ जी थे। तो मुझे लगता है कि उनका एक धार्मिक बेंट ऑफ माइंड है। और वो डिस्पाइट जजमेंट कि उनकी ऐसी ऐसी चर्चा रहती है सुप्रीम कोर्ट में कि वो जजमेंट चंद्रचूड़ जी के द्वारा ही लिखा गया था। हाँ,
जी। और ठीक है, उनके कुछ स्टेटमेंट्स और कमेंट्रीज आती है जिसको देख के ऐसे लगेगा कि लेफ्टिस्ट, बट आई डू बिलीव कि एक धार्मिक बेंट ऑफ माइंड है, क्योंकि कोई लेफ्टिस्ट अपनी पर्सनल लाइफ में स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन को अडॉप्ट कभी नहीं करेगा, ये मेरा मानना है। तो आई एम वेरी होपफुल ऑन द पर्सन कि जुडिशियल के जो भी रिफॉर्म्स हैं, और अभी भले कोलेजियम है, बिकॉज आप जानते हैं कि उन्हें भी एक इकोसिस्टम के अंदर ही ऑपरेट करना है, चाहे उसी में से रिफॉर्म्स लेके आने हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार का बैलेंसिंग उनको दोनों साइड करना है। तो आ सकते हैं कुछ स्टेटमेंट्स जो आपको और मुझे बिल्कुल लेफ्टिस्ट लगेंगे सुनने में और जानने में, बट ओवरऑल आई एम वेरी होपफुल एंड पॉजिटिव विद द सीजेआई, जो चंद्रचूड़ जी जो है। तो जुडिशियल रिफॉर्म्स मैं मानता हूं कि एटलीस्ट उन्होंने बिगिन किया है, और फिर इवॉल्व हो सकता है आगे जाके प्रोसेस। ठीक। जी, तो और आप क्या बताना चाहेंगे आगे का जो कैसे चलेगा? बेचारे एनआरआईज जो हैं उनको तो आपने वैसे ही हार्ट अटैक दे रखा है। नहीं नहीं नहीं, उनके बहुत सारे एनआरआईज जो हैं, जो मुझे सुनते भी हैं, और उनके मैसेजेस भी आते हैं, ईमेल्स भी आते हैं कि कैसे वेल्थ ट्रांसफर करना है, कैसे इन्वेस्टमेंट करना है। तो वो मेरे ट्विटर हैंडल से ईमेल आईडी पकड़ के वहां से कम्युनिकेट करते हैं। बट द फैक्ट इज कि ओवरऑल जिस डायरेक्शन में ये जा रहा है, जहां पे हम देख रहे हैं कि हर एक क्वार्टर में दो से तीन बैंक्स रैप अप होनी है, ठीक, और किसी भी टाइम बैंक ऑफ जापान का एक्शन आ सकता है, एनी पॉइंट इन टाइम, वी डोंट नो विच क्वार्टर, बट अच्छे खासे चांसेस हैं कि नेक्स्ट क्वार्टर में ही आ जाए, अक्टूबर टू दिसंबर, लेकिन कभी भी आ सकता है। सो बैंक क्रैप अप होनी है, और इंटरेस्ट रेट्स का जहां तक सवाल है, ज्यादा से ज्यादा पॉज आ सकता है, रेट कट तो आप भूल ही जाएं। और जिस प्रकार का इन्फ्लेशन है, कुछ इंफॉर्मेशन तो इस हद तक की आ रही है कि लोग अब अपनी कार्स कुछ कुछ एरियाज में अपनी कार्स ओपन रख के जाते हैं घर, मतलब कोई कांच तोड़ के चोरी मत करो, खुला ही है, ले लो जो लेना है, समथिंग लाइक दैट। ऐसे भी कुछ एरियाज हैं, हाँ, ऐसे भी एरियाज हैं। तो हाँ, इट्स गोइंग क्रेजी, इट्स गोइंग क्रेजी। और और लोग अपने जो कैलिफोर्निया, टॉप प्रॉपर्टीज है वो सब सेल कर रहे हैं। जी जी, क्योंकि टायर वन सिटीज जो मैंने पिछले बहुत सारे टॉक्स में बताया कि फियाट डॉलर टायर वन सिटीज सब डाइल्यूट होंगी। तो जैसे न्यूयॉर्क में एक प्रॉपर्टी बेचा, तो टायर टू में आपको 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स उसका मिलेगा प्रॉपर्टी, राइट, अगर लेना है तो। सो समथिंग लाइक दैट, तो वो तो होना ही है टायर वन सिटीज जितनी भी है। और एक आप जानते हैं, ये जो मैं बताता हूँ कि स्क्रिप्टेड कोलैप्स, इलीगल्स और होमलेसनेस बढ़ा के, जैसे टेक्सास के अभी वर्डिक्ट आया कि बॉर्डर से बैरियर्स हटा लो, कोर्ट का वर्डिक्ट है, ठीक। तो अभी एक वीडियो चल रहा था जहां बता रहे थे पनामा से हर जगह से मैक्सिको से अंदर आ रहे हैं। तो वो पूछ रहे हैं पुलिसमैन को कि हम जो चाहे वो स्टेट में जाए क्या, टेक्सास में जाए? वो बोल रहा है हाँ, यू आर फ्री। वो गार्ड बोल रहा है यू आर फ्री। तो ये बहुत ही मजाक सी बात है संजय जी, यहाँ पे जिस प्रकार की टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, ओपन बॉर्डर पॉलिसी, या तो बॉर्डर है या तो बॉर्डर नहीं है। वो विवेक ओपन बॉर्डर रामास्वामी क्या बोलता है ना, ओपन बॉर्डर्स आर नो बॉर्डर्स। ओपन बॉर्डर पॉलिसी मतलब हद है। तो ये गजब हो चुका है, मतलब। और हमारे एनआरआई ग्रीन कार्ड का इस्तेमाल मतलब इंतजार कर रहे हैं 100 साल तक, यहां से फुल एंट्री चल रही नीचे से। तो, और फिर इनका बिल्स भरना पड़ेगा। who's going to pay all the burden of the illegals, right? तो और जिस प्रकार से ले ऑफ चल रहे हैं संजय जी, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, हर जगह ले ऑफ चल रहे हैं, सिटी बैंक, हर जगह से यही न्यूज है ले ऑफ्स वाले वहां पे। आई डोंट नो हाउ दे आर ऑपरेटिंग इस तरह से। और सबसे पहले जो टारगेट होगा, क्योंकि बहुत सारे दे आर सिंपली सिटिंग डक, मुझे लगता है कि 401k और उनका जो आईआरएस है जिसमें सबके फंड्स पड़े हैं, वही उसी को टारगेट करेंगे ये लोग। कंपलसरी लो रेट इंटरेस्ट लॉन्ग टर्म डेट में कंपलसरी इन्वेस्ट करवाएंगे
401k और पेंशन फंड्स को। बहुत मुश्किल आने वाली है अक्रॉस द जी, वेस्ट। जी। तो आपका फिर बहुत-बहुत धन्यवाद करते हुए आज के इस कार्यक्रम को फिर हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जी, जय हिंद, जय जय हिंद। भारत, वंदे मातरम। जय हिंद।